नमस्कार। प्रोफेसर बलराम पानी, प्रोफेसर रजनी अब्बी, प्रोफेसर पायल मागो, डॉक्टर विकास गुप्ता, प्रोफेसर संजय कुमार और इस सभागार में उपस्थित प्रिंसिपल्स, डीन्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, प्रोफेसर्स, members of Executive Council, Academic Council, University Court, Finance Committee, दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक बंधु, ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने से 46 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई। उनके परिजनों के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय भी अपनी संवेदना व्यक्त करता है। उन सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने बीते साल अपने प्राणों की आहुति दी इस देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या सीमा पर खड़े हमारे पैरामिलिट्री के जवान हो। ये देश उन सबके साथ भी आज खड़ा है और उनको याद करता है। आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। हम सब वो पीढ़ी है जिसने न जाने देश के कितने स्वतंत्रता संग्राम के दिवस मनाए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा यहां पर जितने सब बैठे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय को A++ NAC ग्रेड मिला विद स्कोर 3.55। हम सबके लिए बहुत सम्मान की बात है। दिल्ली विश्वविद्यालय डिजर्व करता है, हम ऐसा मानते भी थे, सब ऐसा मानते हैं। लेकिन जब पहली बार असेसमेंट हुई तो हमारा थोड़े से रह गया, और वो जो थोड़े से अंतर से रह गया तो हमारे मन में एक प्रश्न आया कि करें क्या। तो हम अपील पर गए। मैं एक व्यक्ति का उल्लेख करना चाहूंगा, प्रोफेसर मुकेश महलावत का। ये प्रोफेसर मुकेश महलावत ने हिम्मत नहीं हारी, मुझे कन्विंस करने की पूरी कोशिश करी कि सर हमको अपील पे जाना चाहिए। हमने 5204 स्कोपस इंडेक्स पब्लिकेशन 2024 में किए हैं, जो पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी कभी नहीं किए और भारत में सबसे ज्यादा हैं। हम कैसे रह सकते हैं? आपको अपील पे जाना चाहिए। तो प्रोफेसर मुकेश महलावत बैठे होंगे, मैं उनको बहुत बधाई दूंगा। डायरेक्टर IQAC हैं, उनकी टीम को बधाई दूंगा इसके लिए, क्योंकि वो इस पे लगे रहे, इस बात पे कि 4-5 उन्होंने पॉइंट निकाले कि हमको जो है अपील पे जाना चाहिए और अच्छे से इसको अपना पक्ष को रखना चाहिए। ऑपरेशन रिसर्च के आदमी हैं, स्टैटिस्टिक्स के आदमी हैं, तो उन्होंने अच्छे से डेटा भी बनाया। लेकिन वो जो बात है कि एक विश्वविद्यालय जिसके 5204 पब्लिकेशन स्कोपस इंडेक्स आए एक साल के अंदर, 2024 में आए, तो कुछ तो अच्छा विश्वविद्यालय में हो ही रहा होगा ना। क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन की बात है। इसके लिए भी मैं रिसर्च काउंसिल, IQAC टीम, टीचर्स और स्टूडेंट्स को बधाई दूंगा जिनके कारण यह संभव हुआ। मुकेश महलावत ने कहा कि सर देखिए, H इंडेक्स हमारा 230 था 2020 में, और आज 2025 में हमारा 295 पहुंच गया है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। तो हमको अपील पे जाना चाहिए। तो मेरी निराशा कम हुई, हम अपील पे गए और A++ ग्रेड आया। हम सबका अभिनंदन, आप लोगों का अभिनंदन, जो हम डिजर्व करते थे वो हमको मिला। तो मैंने सोचा कि कुछ डेटा भी शेयर करता हूं। NAC तो एक एस्पेक्ट है, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है, रिलेटिव ग्रेडिंग नहीं है। ये कि NIRF रैंकिंग में हम 2020 में 11th पोजीशन पे थे, 2021 में हम 12th पोजीशन पे आए, 2022 में हम 13th पोजीशन पे आए, 2023 में 11th पोजीशन पे आए और 2024 में 6th पोजीशन पे आए।
इंडिया टुडे ने बहुत साल बाद हमको ना इस बार यूनिवर्सिटी कैटेगरी में फर्स्ट बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कंट्री डिक्लेयर किया। कई साल से हम सेकंड चल रहे थे, जेएनयू से इस बार आगे आ गए हम। और एक तो बुनियादी फर्क है ना कि हमारी यूनिवर्सिटी, हम हैं यूनिवर्सिटी फॉर मासेस, हम कोई बहुत क्लासेस वाली यूनिवर्सिटी नहीं है। उसके बावजूद यदि हम ये लेते हैं तो ये एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। आप सबको उसके लिए बधाई। दूसरा पैरामीटर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। 2020 में हम 501 से 510 के ब्रैकेट में थे। 2021 में भी हम इसी ब्रैकेट में थे। 2022 में हम 521 से 530 के ब्रैकेट में थे। 2023 में हम 407th पोजीशन पर आ गए। उसके बाद हम 24 में 328th पोजीशन पे आए। 2025 में हमने 328th पोजीशन को रिटेन किया। लेकिन रिटेन पर अंतर पड़ा है। रिटेन एक बात है कि ओवरऑल स्कोर जो हमारा पिछले साल 33.8 था, इस साल 42.6 हुआ है। 26% बढ़ा है। रैंक में नहीं बढ़ा, वो अगले साल बढ़ेगा रैंक में। पर हमने बहुत एक छलांग लगाई है इसमें आगे बढ़ने के लिए। इंडियन यूनिवर्सिटीज में हम नंबर 1 है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, और ऑल एचईआईज में हमारा 7th पोजीशन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से भी, और एनआईआरएफ के हिसाब से भी हम 6th थे लास्ट टाइम। तो ये सारी चीजें जुड़ती नजर आती हैं। क्या होता है, जब आप एक फॉर्मेट में अच्छा करते हैं तो दूसरे फॉर्मेट में अच्छा आना ही चाहिए, और आता भी है, और यही एक डिपिक्ट हो रहा है। एक और बात कि हम एम्प्लॉयमेंट आउटकम में वर्ल्ड में 30th पोजीशन पे आए हैं। वैसे 328 ओवरऑल है, पर सब पैरामीटर्स के एम्प्लॉयमेंट आउटकम में हम 30th पोजीशन पे आए। एकेडमिक रेपुटेशन में 248th पोजीशन पे आए। इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क में 294 पोजीशन पे आए। सस्टेनेबिलिटी में 297। ये 4 पैरामीटर्स में हम ऑलरेडी बेस्ट 300 में आ चुके हैं। इंडिया के अंदर इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क में हम 2nd, एकेडमिक रेपुटेशन में 6th, और एम्प्लॉयमेंट आउटकम में नंबर 1 है भारत में। मैंने सोचा था आज थोड़ा डेटा पे बात करके फिर आऊंगा मैं, इसके बाद आऊंगा। तो जो ग्रोथ ऑफ स्कोपस इंडेक्स रिसर्च पब्लिकेशंस है, ये मैं बहुत सोच समझकर ये एक सब्जेक्ट लिया, क्योंकि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है कि स्कोपस इंडेक्स में हमारे टीचर्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? हमारे, अगर हमारे नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता। जब कोई मेरे पास आकर ये कहता है कि हम ये नहीं कर सकते तो मुझे बहुत अजीब भी लगता है। तो मैं सोचता हूं कि उसको कहूं कि मैं बजरंग बली को उसकी ताकत याद दिलाता हूं। आप जरा देखिए, ग्रोथ देखिए यूनिवर्सिटी की स्कोपस इंडेक्स पब्लिकेशंस के अंदर। 2020 में हमारे टोटल पब्लिकेशन थे 3620 एक साल के अंदर, और Q1 पब्लिकेशन थे 1074। आप सब जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं Q1 क्या है, Q2 क्या है, Q3 क्या है, Q4 क्या, आप जानते हैं। 1074। 21 में हम 4335 टोटल पब्लिकेशन आए, और Q1 में हम पहुंच गए 1274। 22 में 4683, Q1 में पहुंच गए 1345। देखिए सस्टेनेबल इंक्रीज हो रहा है। 23 में हम आ गए टोटल पब्लिकेशन 4943, Q1 में आ गए 1623, किसी साल भी कम नहीं हो रहे। 24 में हमारे पब्लिकेशन आए टोटल में 5204, और Q1 में आए 1760 पब्लिकेशंस, यानी स्कोपस में भी आ रहे हैं और वर्ल्ड के बेस्ट जर्नल्स में भी आ रहे हैं। पिछले 2020 से 24 तक में टोटल जो पब्लिकेशन का इंक्रीज हुआ है वो 44%, और Q1 पब्लिकेशन हमारा जो इंक्रीज हुआ है वो है 63%। आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज का दिन जो है संकल्प लेने का दिन भी तो है। आज का दिन शहीदों को याद करने का दिन है। आज का दिन जिन्होंने भारत के लिए अपने प्राण गंवाए, भारत को भारत बनाने में मदद करी, उनको भी याद करने का दिन है। लेकिन नए संकल्प लेने का भी तो दिन है। आज भारत में हम लगभग टॉप पोजीशन पे हैं। यूनिवर्सिटी कैटेगरीज में तो हैं ही, ऑल एचईआईज में भी पहले 5-6 में हम हैं। हमें संकल्प लेना है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हमको पहले 100 में आना है। तो जब 100 में आना है
तो उसके लिए हमें काम करने का संकल्प लेना है, अपनी पॉलिसी, अपने पैरामीटर्स को उसी तरीके से तैयार करना है। हम कर भी रहे हैं और उसके परिणाम भी आ रहे हैं। यह भी तो राष्ट्र प्रेम है, यह भी तो राष्ट्र प्रेम है। हमारा देश हमसे अपेक्षा करता है और हमसे ज्यादा हमारे देश को भरोसा है कि हम ये कर सकते हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को भरोसा है कि हम ये कर सकते हैं। तो अगर भारत के लोग, भारत की सरकार हमको याद दिलाने की कोशिश करती है कि मैं बजरंगबली को उसकी ताकत याद दिलाता हूं, तो बजरंगबली को भी ताकत का एहसास हो। यह संकल्प लेने का दिन है, यह राष्ट्र प्रेम का दिन है। इसलिए मैं आज आपसे इस संकल्प की अपेक्षा रखता हूं कि हम इस दिशा में काम करेंगे और जो भी पॉलिसी चेंज आएगा, हमारा यही फोकस होना चाहिए जिससे कि हम और आगे बढ़ें और जो देश हमसे अपेक्षा करता है उस पर हम खरे उतरें, और हम उतरेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। तीसरी चीज, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। भारत के गौरवशाली आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार, भारत की सरकार का आभार, अभिनंदन एक प्रेरणादायी नेतृत्व के लिए, भारत के स्वाभिमान, अभिमान और गौरव की रक्षा करने के लिए। ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, ये भारत के स्वाभिमान की रक्षा हुई, गौरव की रक्षा हुई, और जैसा भारत है, जैसा भारत से अपेक्षा है, वैसा प्रतिकार भारत ने किया। ये हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हुआ। आज उसको भी याद करने का दिन है। सो भारत की सरकार, भारत की सेना और भारत के लोगों का आभार कि हम इस संकट के समय एकजुट रहे, सारा देश एक साथ खड़ा हुआ। ये एक बहुत आवश्यक भी था, लेकिन हुआ तो यह सुखद भी बहुत हुआ कि सारा देश एक साथ खड़ा हुआ और भारत ने भारत की तरह व्यवहार किया। ऑपरेशन सिंदूर में हमने कोई कायर राष्ट्र की तरह नहीं किया, भारत की तरह व्यवहार किया। टेक्नोलॉजी में, साइंस में, डिफेंस सिस्टम में, ड्रोन्स में, ब्रह्मोस मिसाइल में कहीं पर भी भारत चूका नहीं। तो इसका मतलब ये बदलता हुआ भारत है। तो आज 78 वर्ष आजादी के पूरे हुए, 79th में हम आए हैं। इसके लिए आप सबका अभिनंदन तो है ही, लेकिन ये जो बदलता हुआ भारत है, इसको और ज्यादा बदलने में हम सबके योगदान की आवश्यकता है। एक और बात हुई कि भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित किया। आज से पहले तो किसी ने सोचा नहीं। और ये जो समझौता हुआ, ये समझौता हुआ 18 सितंबर 1960 को। ये कोई आजादी में जब बंटवारा हुआ तब नहीं हुआ ये समझौता। 1960 में हुआ, यानी आजाद होने के 13 साल के बाद में हुआ। और उसका क्या आधार था? समझौते के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि इन ए स्पिरिट ऑफ गुडविल एंड फ्रेंडशिप, यानी भारत ने दो शब्द गुडविल और फ्रेंडशिप के आधार पर यह समझौता किया। भारत ने बड़ा मन रखा। ईस्टर्न रिवर्स, रावी, व्यास, सतलुज भारत को मिली और पश्चिम की 3 नदियां सिंधु, चिनाब, झेलम पाकिस्तान को दी गई विद लिमिटेड राइट्स टू भारत। हमारे को उसमें से कुछ राइट्स तीनों नदियों पे थे जो कि उस समय तय हुए। वैसे उस समझौते की आवश्यकता नहीं थी, पर भारत ने किया, बड़ा मन दिखाया, भारत ने किया, फ्रेंडशिप के लिए किया, गुडविल के लिए किया। अभी संसद में बोलते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। तो स्थगित करना क्यों जायज नहीं है? ना तो गुडविल है, ना फ्रेंडशिप है। यह हुआ ही गुडविल के लिए था, हुआ ही फ्रेंडशिप के लिए था। हमारी कोई मजबूरी नहीं थी, कोई भारत को मजबूर कर नहीं सकता था। लेकिन अच्छे देश का जो व्यवहार होना चाहिए, उस आधार पर भारत ने किया। क्योंकि भारत एक संस्कारी देश है, भारत एक समझदार देश है, भारत मानवता की रक्षा करने वाला देश है, भारत मानवीय मूल्यों को बढ़ाने वाला देश है। पर देखिए,
पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, पहले चीफ थे आर्मी के, आसिम मुनीर। अभी 9 अगस्त 2025, अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, टेम्पा में, फ्लोरिडा में, यूएस में उन्होंने क्या कहा? कोट, वी आर ए न्यूक्लियर नेशन, वी आर ए न्यूक्लियर नेशन, इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन, वी विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस, वी विल वेट फॉर इंडिया टू बिल्ड ए डैम, एंड व्हेन इट डज सो, फिर 10 मिसाइल से फायर कर देंगे, अनकोट। धमकाने की भाषा, इसमें कहां गुडविल है, कहां फ्रेंडशिप है? सज्जन की भाषा सज्जन ही समझते हैं, अच्छाई की भाषा अच्छे लोग ही समझते हैं। तो जब ये सोच है, वो कहते हैं भारत की तो मर्सिडीज है, हमारा तो ट्रक है बड़े वाला, टकरा जाएगा तो क्या हो जाएगा, मर्सिडीज को नुकसान होगा, ये कैसी सोच है? और हमें ऐसी सोच से अपने को बचाना है। तो ये जो आसिम मुनीर कह रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोग मानते भी होंगे, क्योंकि पाकिस्तान से कोई बहुत विरोध नहीं आया इस बात पे, लेकिन हमारे एक मित्र देश की जमीन से ऐसा कहा गया, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे मित्र देश की जमीन से ऐसा कहा गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए छोड़ते हैं इस बात को, लेकिन ऐसी बातों का ध्यान करने का भी दिन है 15 अगस्त। अभी 29 जुलाई 2025 को अखिल भारतीय शिक्षा समागम हुआ भारत मंडपम में। 5 साल का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हुए, उसको आधार बनाकर भारत की शिक्षा मंत्रालय ने उसको करने का निर्णय लिया। उसमें एक सेशन था जिसको मुझे मॉडरेट करना था। सेशन था अनुसंधान एवं प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलो, नर्चरिंग इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एकेडमिक एंड इंडस्ट्री लीडरशिप। नर्चरिंग इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एकेडमिक एंड इंडस्ट्री लीडरशिप, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि लीडरशिप क्राइसिस है या इंडस्ट्रियल लीडरशिप क्राइसिस है, कैसे नर्चर किया जाए लीडरशिप को। उसमें कुछ आईआईटी के डायरेक्टर थे, कुछ आईएम के डायरेक्टर थे, कुछ एजुकेशनिस्ट थे, और एक उसके अंदर बहुत यंग, जो मेरे बच्चे बैठे हैं, ऐसा ही एक मुश्किल से 30-32 साल का बच्चा भी था उसमें। तो मेरे मन में उसको देख के ख्याल आया कि इस बच्चे को इस पैनल में क्यों लिया गया। थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील हो रहा था मुझे उस बच्चे को देख के। आप ये देखिए, आईआईटी आईएम्स के कुछ डायरेक्टर्स ने कहा कि हमारी बहुत समस्या है कि हमें लोकेशनल डिसएडवांटेज है। लाइक कुछ आईआईटी दूर खुल गए, कुछ आईएम्स दूर खुल गए, लोकेशनल डिसएडवांटेज है, छोटे शहर में अच्छे लोग कम आते हैं, टीचर्स कम आते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याओं की बात की। खैर, उसका बहुत उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब इस यंग पैनलिस्ट का नंबर आया, 30-32 साल का बच्चा, मैं ठीक से एज नहीं पता, 33-34 भी हो सकती है, पर छोटा बच्चा, उसका नाम है बोधिस्त्व संघप्रिया। तो जब ये बोधिस्त्व संघप्रिया बोलने आया और जिस कॉन्फिडेंस से उसने बोलना शुरू किया, वो फाउंडर है आईजी ड्रोन्स कंपनी का। तो उसने कहा कि लोकेशनल डिसएडवांटेज का बहुत प्रभाव पड़ता नहीं है यदि आपके अंदर आग है कुछ करने की। यदि आपके मन में भाव है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो लोकेशनल डिसएडवांटेज का ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और छोटे शहरों के बच्चे कई बार बहुत बड़े काम कर जाते हैं। उसने कहा, मैं तो उड़ीसा के से बहुत छोटी जगह से आता हूं, बीटेक में पढ़ता था, वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, बुरला, उड़ीसा। बाद में उन्होंने आईएम संबलपुर से एमबीए भी किया, उस बच्चे ने बाद में किया। पर तो जब वो बीटेक में पढ़ता था तो उसके मन में आया कि रॉकेट बनाया जाए, और उन्होंने रॉकेट बना दिया।
रॉकेट चला दिया। इंस्पायर्ड था बच्चा, एक छोटा ग्रुप बनाया, कॉलेज के बैकयार्ड में छोटा सा एक जगह ली और उसमें वो काम किया। रॉकेट चल गया, अखबार में खबर आ गई, अखबारों में छप गया, सरकार चेती, इसरो की टीम कॉलेज आई और उन्होंने प्रिंसिपल को कहा कि ये कैसे बना दिया रॉकेट आपने? रॉकेट तो कोई हर एक बना नहीं सकता, उसकी परमिशन भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, पर रॉकेट बना। तो प्रिंसिपल साहब ने, जैसे वो बच्चा बोल रहा है, मैं उसकी भाषा बोल रहा हूं, उसने कहा कि प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, प्रिंसिपल घबराए हुए थे, उन्होंने कहा भाई तूने रायता फैलाया, तू खुद देख कैसे ठीक करना है, हमें नहीं पता ये इसरो की टीम आ गई है, ये तो बहुत तकलीफ दे हो सकती है हमारे लिए, तो जो भी तूने किया है तू जान, इसको संभाल, इस इसरो वालों को। इसरो वालों ने पूछताछ करी कि तुम्हें रॉकेट की टेक्नोलॉजी कहां से मिली, तुमने ये कैसे कर दिया, किसने बताया, क्या किया? तो उसने कहा कि सर हमने तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म यूज किया कि लोग फेसबुक में क्राउड फंडिंग के लिए यूज करते हैं। क्राउड फंडिंग होती है, बहुत सारे स्टार्टअप के लोग हैं वो शब्द को जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करके पैसा लेते हैं। तो उसने कहा कि हमने सोचा कि नॉलेज फंडिंग के लिए इस्तेमाल करके देखते हैं इसको, तो हमने उसको नॉलेज फंडिंग के लिए इस्तेमाल कर दिया फेसबुक को। तो हमें करीब करीब 3-4 हजार स्पेस साइंटिस्ट से कांटेक्ट हुआ वर्ल्ड के, और उसमें से 30-40 स्पेस साइंटिस्ट ने हमारी मदद करी, हमें टेक्नोलॉजी समझाई, सिखाई, जो हमारे मन में प्रश्न थे उसके उत्तर दिए, तो हमने रॉकेट बना दिया। हमारे साइंटिस्ट को ये कहता है कि क्राउड नॉलेज फंडिंग भी हो सकती है, नॉलेज शेयरिंग भी हो सकती है इस माध्यम से। ऐसा तो उन्होंने सोचा नहीं होगा, पर वो कुछ कन्विंस हुए, कुछ नहीं हुए, खैर वो क्लोज करके चले गए। प्रिंसिपल साहब परेशान, कॉलेज परेशान, सारे सिस्टम परेशान, क्या तुम कर क्या रहे हो? कह रहा छोटा सा शहर, उड़ीसा का रहने वाला और बहुत साधारण परिवार का बच्चा, कोई ऐसा भी नहीं कि उसका कुछ पैसे वैसे थे। 2008 में एक स्टार्टअप उसने एस्टेब्लिश करी आईजी ड्रोन्स के नाम से। तो उसने कहा कि चलो रॉकेट में तो बहुत सारी समस्या है, तो ये ड्रोन का आजकल चल रहा है और देश को ड्रोन्स की बहुत जरूरत होने वाली है, तो मैं एक आईजी ड्रोन्स मतलब कंपनी बनाई है कि ड्रोन्स टेक्नोलॉजी पे काम करता हूं। किस पर्पस से, उसी को कोट कर रहा हूं, टू एड्रेस इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन ड्रोन टेक्नोलॉजी, कि आज जब सारा विश्व इस तरफ जा रहा है तो भारत को भी तो करना होगा, भारत के बच्चों को करना होगा ना, हमें ही तो करना होगा, दूसरा कैसे करेगा? या टोटल डिपेंडेंसी हम उसी पर रखेंगे? हिम्मत देखिए और देश के प्रति लगाव देखिए कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? छोटा बच्चा है। और एआई इनेबल्ड ड्रोन्स बनाए गए। जब उसने अगली बात कही तो मेरा मतलब मन ऐसा हुआ, उसने कहा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे बहुत सारे ड्रोन इस्तेमाल हुए उसके अंदर। एआई ड्रोन्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ऑपरेशन सिंदूर में। तो अगर ये देश प्रेम का भाव होगा ना आपके अंदर कि हमें कुछ करना है इस देश के लिए, अपने देश के लिए, तो आप वो कर सकते हो जो बड़े शहरों में भी नहीं हो सकता, बहुत सारे कंफर्ट जोन में भी नहीं हो सकता। उस बच्चे ने करके, जो बोधिस्त्व संघ प्रिया ने करके दिखाया। आईजी ड्रोन के ने रक्षा ड्रोन सिमुलेटर के क्षेत्र में भारत का पहला पेटेंट भी हासिल किया उसकी कंपनी ने। वी आर प्राउड ऑफ बोधिस्त्व संघ प्रिया, वी आर प्राउड ऑफ यूथ ऑफ इंडिया। ये वहां हो सकता है तो दिल्ली में भी हो सकता है, और ये कल को हमारे देश के, हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे भी ऐसा करेंगे। लेकिन अंदर आग होनी चाहिए और मूल में देश होना चाहिए कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मेरे देश की ऐसी जरूरत है, हमको आवश्यकता है इस समय इस टेक्नोलॉजी की, तो हम करेंगे। तो देखो एक अद्भुत अचंभा कर दिया उस बच्चे ने। शायद तभी भारत की सरकार ने उसको उस पैनल में बिठाया, तब उसने कहा कि छोटे शहर से भी बड़ा काम हो सकता है। ये एक संदेश है, पर भाव तो उसका यही था ना कि यह देश है मेरा, मुझे कुछ करना है। यह भी तो राष्ट्र प्रेम है, 21वीं सेंचुरी का यह भी तो राष्ट्र प्रेम है। सुरक्षा राष्ट्र की करना यह भी राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र की जहां आवश्यकता है उसके लिए काम करना भी राष्ट्र प्रेम है। और दिल्ली विश्वविद्यालय पहले 100 में आए, यह भी राष्ट्र प्रेम है। सही बात है ना? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में क्लासेस लगनी चाहिए, टीचर्स को सब क्लासेस देनी चाहिए, यह भी राष्ट्र प्रेम है।
स्टूडेंट्स को अच्छे से लगन से पढ़ना चाहिए, यह भी राष्ट्र प्रेम है। अगर क्लासरूम खाली रहेंगे तो जो एक्सपेक्टेड है ना उसको होने में वक्त लगेगा। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो बहुत आसानी से ये हो जाएगा। सामूहिक जो ताकत है ना उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसी कारण से जो प्रिंसिपल्स बैठे हैं और जो हेड ऑफ डीन्स हैं, मेरा उनसे विशेष आग्रह है कि आप इस पे सोचिए। अच्छी प्रिंसिपलशिप चलाना भी राष्ट्र प्रेम है। चैलेंजेस तो होंगे ना, चैलेंजेस तो प्रधानमंत्री के सामने रोज हैं, आपके सामने भी होंगे, हमारे सामने भी हैं। जब परेशानी लगे तो प्रधानमंत्री की सोच लेना, वो इतने चैलेंजेस में काम कर रहा है, हमारे तो कम ही है ना उनसे। तो ये राष्ट्र प्रेम का भाव है जो 15 अगस्त को हमको मजबूत करने की आवश्यकता होती है। आज का दिन स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों, क्रांतिकारियों और भारत को भारत बनाने वालों को भी याद करने का दिन है। कृतज्ञ राष्ट्र अपने बलिदानी बेटों को नम आंखों से याद करता है। ये कृतज्ञता का भाव भारत के हर बच्चे में होना चाहिए, तभी त्याग होगा, तभी अच्छा होगा देश के लिए। लता मंगेशकर ने एक गीत था जो हर बार उल्लेख करता हूं, कवि प्रदीप का गीत लता मंगेशकर ने गाया। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये कृतज्ञता का भाव। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनको उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये कालजयी गीत है कवि प्रदीप का। कवि प्रदीप की सारी रचनाएं एक तरफ, ये एक तरफ, जो सबके मन में अच्छा भाव, स्पंदन जगाती है, अच्छा सोचने पे मजबूर करती है। भारत तो वीरों की धरती है। अभी स्टूडेंट्स ने पहला जो गीत गाया, चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। और दूसरा वाला उससे भी ज्यादा इंस्पिरेशनल था। तो भारत तो वीरों का देश है, भारत शेरों का देश है, भारत तो शौर्य की धरती है, भारत पराक्रम की धरती है, भारत त्याग की धरती है, भारत करुणा की धरती है, भारत कल्याण की धरती है। ऐसी धरती पर हमें जन्म लेने का मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है। इस सौभाग्य का भी तो एहसास रखो। जब मैं कहता हूं कि कृतज्ञ राष्ट्र, मैं आज एक भारत के वीर का उल्लेख करना चाहूंगा जिसको इतिहास में बहुत ज्यादा जगह नहीं मिली, मिलनी चाहिए थी पर जगह मिली नहीं। हर बार कोशिश करता हूं कि कोई एक लिया जाए, तो आज मेरे मन में आया बप्पा रावल। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, जो इतिहास विषय के हैं वो ज्यादा जानते होंगे, बाकी लोग कम जानते होंगे। वैसे मैं पूछूं तो जानते हैं कितने लोग बप्पा रावल? ठीक है, अच्छा है, फिर भी 10-20% लोग जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि 713 से 753, 713 में जन्म हुआ, 753 में मृत्यु हुई, 40 साल रहे। अब इसमें थोड़ी तिथियों पे विवाद है, मैं भी रिसर्च कर रहा था, तो पर चलो वो पॉइंट नहीं है कि कब हुए कब गए, पर 8वीं शताब्दी में थे बप्पा रावल। मेवाड़ राज्य के शासक, वीर राजपूत राजा, शिशोदिया वंश जो है उसके सूर्य थे बप्पा रावल। नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब्जे में किया, मुल्तान को कब्जे में किया, और एक बार जब सिंध कब्जे में आ गया ना उनके, तो 300 वर्ष तक सिंध कब्जे में ही रह गया। राजा दाहिर को मार के मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब्जे में किया था। और अरब का प्रभाव बहुत बढ़ रहा था। जो हमारा उत्तर पश्चिम की सीमा है वहां से रोज आक्रमण होते थे। बाद में मोहम्मद बिन कासिम तो चला गया। बप्पा रावल ने जैसलमेर और जोधपुर राजाओं के साथ मिलकर अरबों को खदेड़ने का काम किया भारत से।
उत्तर पश्चिम सीमाओं का अतिक्रमण रोका। जुनैद अल मारी थे जो गवर्नर थे कासिम के जाने के बाद में। मुझे नहीं मालूम हम में से कितने लोग ऐसा जानते हैं कि जो सिंध जब गुलाम हुआ तो पहले सीरिया के कंट्रोल में आया और उसके बाद वो इराक के कंट्रोल में आया। बगदाद से रूल चलता था सिंध का, और उससे पहले दमिश्क या जो भी उनकी कैपिटल है वहां से चलता था वो। जुनैद अल मारी अटैक करता रहा तो सबके साथ मिलकर बप्पा रावल ने जो सामूहिक शक्ति है, और सबको मिलाकर भी केवल सेना बन पाई 6,000 की। अरबों की सेना थी 60,000 की। युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर जुनैद मारा गया। अरबों को हार देखनी पड़ी बप्पा रावल से। 60,000 की सेना को हराया 6,000 वीरों ने इस देश के। किन अरबों को हराया? जिन्होंने सेंट्रल ईस्ट एशिया तभी जीती थी। ईरान जीता, इराक जीता, सीरिया जीती, नॉर्थ अफ्रीका जीता, इवन ईस्टर्न यूरोप भी अरब जीत चुके थे। उनके रथ को किसी ने रोका तो बप्पा रावल ने रोका, और उसके बाद कुछ साल हमारे देश पे आक्रमण हुआ भी नहीं तो ये बहुत जल्दी अंदर आ जाते। उसको रोकने का जिस शेर ने वीर ने काम किया, इतिहासकारों ने कम याद किया। आज ऐसे वीरों को भी याद करने की आवश्यकता है। और ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान में एक शहर है रावलपिंडी, ऐसा माना जाता है। मैंने कुछ खोजने की कोशिश करी तो बहुत प्रूफ नहीं मिला इसका, पर माना जाता है कि रावलपिंडी जो है बप्पा रावल के नाम पे ही था, शहर का नाम रखा गया। और एक और बात, उसी वंश में आगे पैदा हुए राणा सांगा के पूर्वज थे बप्पा रावल। और राणा सांगा के बारे में बहुत लोग जानते भी हैं। 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। पानीपत के घोर समर में तुम्हें बचाने को चमकी थी सांगा की तलवार। जगाया तुमको कितनी बार। और सांगा किसके थे? सांगा दादा थे महाराणा प्रताप के। यानी देखिए, महाराणा प्रताप, राणा सांगा और बहुत सारी पीढ़ी पहले बप्पा रावल। ऐसा वीरों का देश है भारत। ये ऐसे इतना अच्छा देश नहीं बना, और भारत का अच्छा होना ही भारत को नुकसान दिया है। ये बहुत अच्छा देश रहा। हर राजा ने राजा की तरह व्यवहार किया, व्यापारियों की तरह व्यवहार नहीं किया भारत के किसी राजा ने। क्योंकि व्यापार की भाषा राज्य की भाषा नहीं हो सकती। भारत के राजाओं ने व्यापारियों की तरह व्यवहार नहीं किया। राज्य की भाषा, व्यापार की भाषा राज्य की भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि व्यापार का जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग है, राज्य चलाने का ऑब्जेक्टिव बहुत अलग है। अगर वो मिक्स होगा, चाणक्य ने भी कहा था कि ऐसा कभी मिक्स नहीं होना चाहिए, बहुत नुकसान होता है उससे देश काल समाज को। क्योंकि राज्य का काम है, राज्य के नेतृत्व का काम है सीमाओं की सुरक्षा और राष्ट्र का हित, नागरिकों के धर्म और स्वाभिमान की रक्षा, संपत्ति और सुरक्षा की वचनबद्धता, यह नेतृत्व का काम है। इसी कारण से जब हम कहते हैं कि भाषण और आचरण का फर्क उसके प्रभाव को तय करता है, दोबारा बोलता हूं इसी बात को, भाषण और आचरण का फर्क उसके प्रभाव को तय करता है। ये अंतर जितना कम होगा, प्रभाव उतना ज्यादा होगा। अदरवाइज आप बोलते रहिए, करिए कुछ और भारत तो फिर कथाकारों का देश है ही ना। बोल कुछ रहे, कर कुछ रहा है, ऐसे भी कई लोग हैं, पर उनका असर लंबे समय पड़ता नहीं है समाज पे। भारत का समाज, भारत का मन बहुत जल्दी समझता भी है इस बात को और कोर्स करेक्शन भी करता है। अभी अमेरिका ने 50% टैरिफ चार्ज लगा दिया भारत पे। मेरे ख्याल से 95% भारतीयों को तो पता ही नहीं है कि टैरिफ वेरिफ का मतलब क्या है। और हमें इतना तो पता है ना कि हमारे साथ कुछ तो अच्छा नहीं कर रहा जो वो बोल रहे हैं, क्योंकि व्यापारी की भाषा है वो हमारे मित्र देश के राष्ट्राध्यक्ष की भाषा नहीं होनी चाहिए। अमेरिका हमारा मित्र देश है। और भारत के प्रधानमंत्री का आभार कि बिना किसी दबाव में आए अपना मार्केट खोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उससे नुकसान होगा पशुपालकों का, मछुआरों का, किसानों का नुकसान होगा यदि मार्केट यूएस के लिए हमने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और ऐसी चीजों के लिए खोल दिया।
देश हित पहले है, उसके साथ समझौता न हो, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। भारत की सरकार तो नहीं कर रही, पर भारत के लोगों का भी ऐसा मन रहे, ऐसे मन बनाने का भी दिन है ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, जिससे कि हम राष्ट्रहित का रक्षा करने का काम केवल सरकार का नहीं है, हम सबका भी है, भारत के समाज का भी है। वरना होता क्या था, राजा लड़ रहे हैं, सेना लड़ रही है और प्रजा आराम से बैठी है कि हमको क्या फर्क पड़ रहा है, राजा ही तो बदलते हैं। देख लिया ना फर्क कितना पड़ता है। 800 साल की गुलामी हो गई। कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया तो उसमें बहुत सारी बातें हुई, आज वो रिपीट करने का दिन भी नहीं है। बहुत फर्क पड़ता है इस बात से, इसलिए हमको इन्वॉल्व और सतर्क दोनों रहने की आवश्यकता होती है। राष्ट्रहित सर्वोपरि रखा भारत की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं इस बात के लिए। देखिए, वी नीड परफॉर्मर्स इन आवर कंट्री। हमको परफॉर्मर्स चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग मेरे कमरे में आए, वहां एक लाइन लिखी है कि आई एडमायर दोज हु डिलीवर। कथा करना, बात करना बहुत आवश्यक है, लिखना पढ़ना बहुत आवश्यक है। ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। परफॉर्मर्स चाहिए। इस समय देश को 21st सेंचुरी में बहुत सारे परफॉर्मर्स चाहिए, क्योंकि भारत से गरीबी को दूर करना है, भारत से अशिक्षा को दूर करना है। ये जो ब्रिटिशर्स बड़ी बड़ी हमारे साथ बात करते हैं ना, अमीर भारत लिया था, गरीब भारत करके हमको दिया। जब इन्होंने भारत हमसे छीना, पूरा तो नहीं छीन पाए, जितनी भी स्टेट्स इनके पास थी, प्रोविंसेस थी उस समय की, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी और गरीब करके छोड़ा भारत को। और अगर वो एडवाइस हमें देते हैं तो ज्यादा एडवाइस लेने की देश को आवश्यकता भी कोई नहीं है उनके एडवाइस देने की। मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 पंक्तियां कोट करना चाहूंगा। कैसा शासन उन्होंने चलाया, वो हमारे रोल मॉडल बिल्कुल भी नहीं है। अरे गरीब कर दिया पूरे देश को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा कि चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ऐसी दुर्दशा देश की कर दी। सहम जाता हूं, डर जाता हूं, ऐसी गरीबी थी ब्रिटिश इंडिया के अंदर। इस कारण से वेस्टर्न मॉडल्स अच्छे हैं ऐसा हमेशा मानने की आवश्यकता नहीं है। जो अच्छा है वो ठीक है, हमको अपने फिल्टर्स के साथ में देखने की आवश्यकता है। और फिर परफॉर्मर्स जब चाहिए तो उसको इंप्लीमेंट करने की बहुत जरूरत है। गरीबी को दूर करना है देश में। ऐसा भारत होना चाहिए जहां अभाव का अभाव हो। ये बहुत बड़ा काम है और ये करेगा कैसे? शिक्षा से होगा। एक अकेला इंस्ट्रूमेंट है शिक्षा, और हम सब वो लोग हैं जिनको शिक्षा की जिम्मेदारी है हमारी। इस कारण से हमें इस पे बहुत सेंसिटिव रहना चाहिए। अगर विश्वविद्यालय में सीट्स खाली होती हैं, आप ये मान के मत चलो ना, आप ये सोचो कि अगर आपने 10 एक्स्ट्रा बच्चे लिए हैं तो 10 परिवारों का भविष्य बदला है। ये आपका राष्ट्र प्रेम है। तभी तो संकल्प जो प्रधानमंत्री का विकसित भारत का है कि हमें उस जो संकल्प पूरा होगा गरीबी दूर करने का है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने का है भारत में। आज चलिए हम वो लेवल तो अचीव कर गए कि कोई भूखा नहीं सोता भारत में, पर कुछ बरस पहले तक तो वो भी नहीं था ना। भूखे भी लोग सोते थे भारत में। कौन बना गया गरीब? अंग्रेज बना गया गरीब हमको। भारत में कभी पैसे को बुरा नहीं माना गया, व्यापार को भारत ने कभी बुरा नहीं माना, भारत के समाज ने बुरा नहीं माना। लेकिन यह था कि सरकार का, राजा का काम नहीं है व्यापार करना, समाज का काम है व्यापार करना। 2 अलग एंटिटीज हैं ये, इसको मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। जब जब मिक्स होता है उससे नुकसान होता है। तो $4 ट्रिलियन से $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी में कौन कौन से सनराइजिंग सेक्टर होंगे, सनराइज सेक्टर होंगे हमारे, उसको आइडेंटिफाई करके काम करने का समय है ये। और ये विश्वविद्यालयों को करने का समय है। इस पर कॉन्सेप्ट पेपर लिखने की आवश्यकता है, गाइड करने की आवश्यकता है देश को। आप जैसा करोगे वैसा देश फॉलो भी करेगा। एहसास रखो इस बात का। पर भारत में शांति चाहिए। देखिए, सब चीज के लिए क्या चाहिए? शांति चाहिए।
जब प्रधानमंत्री के संदेश देते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, ये केवल संदेश नहीं है, ये हमारी रगों में होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, क्योंकि हम सभी इस देश के बच्चे हैं और ये देश है मेरा का भाव। हमें फोकस रखना है इकोनॉमिक ग्रोथ पर, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, पर इकोनॉमिक ग्रोथ पर जब हम फोकस रखें, अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत की सरकार जल्दी से बाहर आई, क्योंकि फोकस डेविएट नहीं होना चाहिए। प्रतिकार करना आवश्यक है, नहीं तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। प्रतिकार किया और वापस आ गए उसमें से निकल के। इतनी समझ विकसित हो हम सब में, क्योंकि आने वाले वक्त में जो बच्चे बैठे हैं, आपने देश का नेतृत्व करना है। फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ पे हो, फोकस करना है सामाजिक समरसता पर, फोकस करना है राष्ट्र प्रेम पर, सामाजिक सद्भाव न बिगड़े, इस पर फोकस रखना है। नहीं तो इकोनॉमिक ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज होती है। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो, उसके लिए शांति चाहिए देश के अंदर। ऐसा कोई चीज जो समाज को बांटती है, विभिन्नता लाती है, किसी के मन को दुखाती है, उससे बचना चाहिए। और यह भारत का स्वभाव भी है बचने का, ऐसा भी नहीं है कि भारत का स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव है बचने का। इसी कारण से बहुत सारी बड़ी बड़ी बात हम जब करते हैं छोड़ देनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह से सामाजिक समरसता देश की खराब ना हो। ये प्राध्यापकों का बहुत बड़ा काम है, ध्यान रखिए, ऐसा न करिए कि किसी का मन दुखे अननेसेसरी। 47 तक तो कम से कम अभी ऐसे ही चलिए, जिससे कम से कम गरीबी दूर हो, अशिक्षा दूर हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, भारत मजबूत बने, शक्तिशाली बने। ये हमारा दायित्व है सबका। आप सहमत हैं जो मैं बात कह रहा हूं? और ब्रिटिशर्स से तो सलाह लेने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा ना, चाट रहे झूठी पत्तल, पत्तल पे झगड़ा हो रहा है कुत्ते और आदमी के बीच में। अब तो ऐसा नहीं है ना देश के अंदर, अब तो हम 85 करोड़ लोगों को खाना भी दे रहा है देश। ऐसी कोई बात ही नहीं है देश में, बहुत तरक्की की है, बहुत आगे निकला है, पर और मेहनत की, एक्सेलरेट करने की आवश्यकता है। अंत में भारत की विराटता और दर्शन जो भारत को भारत बनाता है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता मैं कोट करना चाहूंगा कि भारत और भारत का मन है क्या, भारत है क्या। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, और हमने उसको इंप्लीमेंट किया है, भारत करता है उसको इंप्लीमेंट। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के शुधित लाल, मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के शुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतः स्थल वर विशाल, जक्के ठुकराए लोगों को लो मैंने घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार, अपना सब कुछ लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार, शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास यदि नहीं होता तुमको साक्षी है इतिहास अमर। बांग्लादेश में संकट हुआ, भारत ने शरण दी। बहुत सारे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट कह सकते हैं शरण देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यह भारत का स्वभाव है, सनातन परंपरा है कि शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन, नुकसान फायदा नहीं होता इसमें। शरण मांगी है तो शरण देनी है। जो देश दूसरों को शरण देता है, यहां जो आया यहीं का हो गया, ज्यूज आए यहीं हो गए, पारसी आए यहीं हो गए, बहुत सारे लोग आए यहीं हो गए। ऐसे देश में अगर हम व्यक्ति से व्यक्ति का भेद करेंगे तो उससे खराब बात नहीं हो सकती, इससे बचना चाहिए। ये नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। इसीलिए शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास यदि नहीं होता तुमको साक्षी है इतिहास अमर, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब घर घर में हिंदू करने को भीषण नरसंहार किए, भूभाग नहीं शत शत मानव को, भूभाग नहीं शत शत मानव को हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन हिंदू रग रग मेरा परिचय। यह भारत का स्वभाव है। भारत ने किसी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया, इतनी पुरानी सनातन परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, सबको अपना मानते हैं, क्यों किसी को लेना। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, हमारा तो कोई पार्टिसिपेशन था नहीं, लेकिन भारतीय लड़े अंग्रेजों की तरफ से, दुर्भाग्य था लेकिन लड़े। इसी कारण से
यही भारत है, यही हमारी संस्कृति है और यही हमारा जीवन दर्शन है, इसको भूलना नहीं है। हर बार संकल्प लेता हूं, आज फिर कहूंगा कि आप संकल्प लेंगे कि हम जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। हाथ उठाकर संकल्प लें कि हम अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, अभी हाथ ऊपर ही रखना, कि सामाजिक सौहार्द, समरसता और राष्ट्र प्रेम के लिए काम करेंगे। ये हमारा सबका संकल्प है। यही दिल्ली विश्वविद्यालय से संदेश जाना चाहिए। आप सब आए, बहुत बहुत आभार। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।